प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ और आनंद में होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, इस यहाँ पे मौलिक कर्तव्य जो टॉपिक है वो छोटा जरूर है लेकिन महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण और अकल्पनीय प्रश्नों का संग्रह है। तो दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ें, अच्छे से सुने। और आज की सेशन में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया था? तो विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है जापान। तो जापान ऐसा देश है जिसने विश्व में सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में शामिल कर लिया था। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जिन्होंने आज भी मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया है, जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। ये देश हैं, वहाँ पे आज भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। और यहाँ तक कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन जिस समय इनको शामिल किया गया था तो इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। यहाँ तक कि हमारे भारत सरकार का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी या कानून अधिकारी होता है, महान्यायवादी, या जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, उस समय महान्यायवादी थे C.K. डफाट्री। C.K. डफाट्री ने इसका विरोध किया था और C.K. डफाट्री ने कहा कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का कोई उद्देश्य नहीं है। भारत का हर एक नागरिक, और 90 उन्होंने कहा कि 99.9% भारत के नागरिक हैं, वो अपने मौलिक कर्तव्यों को जानते हैं कि उनको क्या ड्यूटी करनी है देश के लिए। तो उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस महान्यायवादी ने भारतीय संविधान में मौलिक मौलिक कर्तव्यों को समावेशित समावेशित करने के लिए मना किया था? तो उसका नाम है C.K. डफाट्री। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भाग 4A में है और आर्टिकल 51A में है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें क्लियर हो गई कि कौन से भाग में और कौन से आर्टिकल में है। तो भाग 4A में इसका उल्लेख है और वो भी अनुच्छेद 51A में इनका उल्लेख है। वैसे कुल मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भाग 4 कल ही आपने पढ़ा था, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। भाग 3 आप पहले पढ़ चुके हैं, इसमें मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार अनुच्छेद 51 भी आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि अनुच्छेद 51 जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही विस्तार है, जिसमें एक राज्य की विदेश नीति का आधार है। इससे नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का संवैधानिक स्रोत व प्रकृति क्रम से है। यानी उसका जो संवैधानिक स्रोत है, यानी कि किस देश से अपने उसको ग्रहण किया था और उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर कैसा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका संवैधानिक स्रोत है सोवियत संघ या रूस, और इनकी प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित से यहाँ पे आज से कि ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते हैं। हालांकि वर्तमान में कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिनको लागू करवाने के लिए संसद ने कुछ कानून बना दिए, जिसके कारण वो लागू किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अमेरिका के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि अमेरिका से हमने यहाँ पे कौन कौन से संवैधानिक स्रोत लिए हैं। तो अमेरिका से देखो, भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने अमेरिका से ग्रहण की है। राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है, जिसको महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं, वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से जैसे हमारी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा जो समवर्ती सूची है, जो 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की सूची 7 के तहत, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो समवर्ती सूची है उसमें वो विषय शामिल होते हैं जिस पर कानून बनाने की शक्ति राज्य को भी होती है और कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को भी होती है। लेकिन जब कानून निर्माण को लेकर किसी भी प्रकार का मतभेद हो जाता है
तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आयरलैंड है, आयरलैंड से हमने पहले पढ़ चुके हैं। आयरलैंड से तो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति ली गई है। इसके अलावा राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, ये व्यवस्था भी हमने आयरलैंड से ही ग्रहण की है। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स हैं, संवैधानिक स्रोत हैं, वो इंपॉर्टेंट है कि किस देश से क्या लिया गया है, तो इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ या रूस से लिए गए और इनकी प्रकृति कैसी है, गैर न्यायोचित है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो आप जानते हैं कि मूल संविधान में किसी भी प्रकार का कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो अन्य ऑप्शंस हैं, जो अन्य विकल्प हैं, वो कुछ इशारा कर रहे हैं और वो कुछ सवाल का जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है 8। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे भारतीय संविधान में, उस समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तब आपका आंसर आएगा 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। 42वें संशोधन के तहत 1976 में जो मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे वो कितने किए गए थे? 10। क्वेश्चन यहाँ से भी इंपॉर्टेंट बनता है कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तब आपका आंसर आएगा 11। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य है, वो 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के तहत शामिल किया गया था? तब आपका आंसर आएगा 86वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था 2002 में। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण के समय प्रथम पंक्ति में कौन से क्रमांक के मौलिक कर्तव्य का वाचन करता है? तो दोस्तों न केवल प्रधानमंत्री, इसके अलावा मंत्री परिषद के जो अन्य सदस्य होते हैं, बहुत से ऐसे राजनीतिक और संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज हैं, वो भी ये शपथ लेते हैं। उस समय वो भी प्रथम पंक्ति में इसी मौलिक कर्तव्य का वाचन करता है, और ये वाचन जो करते हैं ये तीसरे नंबर का मौलिक कर्तव्य होता है। तो दोस्तों तीसरे नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या है? इस भारत की मैं इस प्रकार से जब शपथ ग्रहण करता है प्रधानमंत्री, तो वाचन करता है कि मैं भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करूंगा तथा इसे अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। इस प्रकार की वजह शपथ लेता है, तब पहली पंक्ति का वाचन इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पे 2015 में आरएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि क्रम से पूछा गया था, इस प्रकार से नहीं पूछा था। उन्होंने इस प्रकार से पूछा था कि निम्नलिखित में से तीसरे क्रमांक का मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो तीसरे क्रमांक का जो मौलिक कर्तव्य है वो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा से संबंधित है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग का संबंध मौलिक कर्तव्यों से है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य है उससे संबंधित कौन सी समिति है? तो अभी अभी आपने सुना है कि भाई जो मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे वो सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे किए गए थे। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन JS वर्मा समिति भी है, संविधान समीक्षा आयोग भी है, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो न केवल सरदार सवर्ण सिंह समिति होगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था 10 का। JS वर्मा समिति जो 1999 में 1999 में गठित की गई थी, और इस समिति का एक ही उद्देश्य था, इसको एक ही कार्य सौंपा गया था कि किस प्रकार से ये जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें संशोधन के तहत, इसको किस प्रकार से व्यवहार में लाया जाए, किस प्रकार से इनको इन्फोर्सिबल किया जा सकता है। तो उन्होंने बहुत से जो एक्ट हैं उनको उनके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। तो JS वर्मा समिति है, इसका संबंध भी किससे है? इसी से है, मौलिक कर्तव्यों से संबंध है। संविधान समीक्षा आयोग MN वेंकट चेलैया की अध्यक्षता में, MN वेंकट चेलैया की अध्यक्षता में 2000 में एक समिति का गठन हुआ, और वो था संविधान समीक्षा आयोग। और संविधान समीक्षा आयोग की ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो 2002 में थी, और इसी की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये तीनों ही समिति अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इसके अलावा किस समिति को यह कार्य सौंपा गया था कि मौलिक कर्तव्यों को किस प्रकार से व्यवहार में लाया जाए या किस प्रकार से उनको लागू किया जाए? तो वो JS वर्मा समिति है। और 11वां मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पे शामिल किया गया था? संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश पे शामिल किया गया था।
तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जे.एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट का पार्ट नहीं था? तो अभी अपन ने कहा है कि जो जे.एस. वर्मा समिति जो 1999 में गठित हुई थी, 1999 में, उस समिति ने बहुत से अधिनियमों का आधार बनाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जो उनकी रिपोर्ट का पार्ट नहीं था? तो यहाँ पे फर्स्ट है भारतीय दंड संहिता 1860, भारत शासन अधिनियम 1935, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। ये इनकी रिपोर्ट का पार्ट नहीं था। इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें भारत शासन अधिनियम का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया था इन्होंने। तो ये भी बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था? तो दोस्तों आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसी प्रकार जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, आंसर एक ही टिक करना है, यहाँ पे 2 टिक हो रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। राइट आंसर फर्स्ट क्यों हुआ? जबकि मौलिक कर्तव्यों का समावेश तो 86वें संशोधन के तहत भी किया गया था। लेकिन यहाँ पे देखो, ये वो संशोधन है जिसके तहत पहली बार भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और इसके तहत केवल 1 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्राथमिकता दी जाएगी वो 42वें संविधान संशोधन को ही दी जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाए और ऑप्शंस यही हों लेकिन कूट दे रखे हों, तब आपका आंसर क्या आएगा? 1 और 4। तब आपका आंसर आ जाएगा 1 और 4। तो दोस्तों इस स्थिति में जो आंसर है वो आपका ए है। उस स्थिति में आपका आंसर क्या है? ए है। इससे नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके अलावा देखो यहाँ पे 38वां संविधान संशोधन है, वो भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, और 39वां संशोधन है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो 38वां जो संविधान संशोधन इंदिरा गांधी सरकार के समय किया गया था, उसमें उन्होंने एक प्रावधान डाला था, 3 प्रावधान रखे थे, और वो 3 प्रावधान ये थे। पहला तो ये व्यवस्था की थी कि राष्ट्रपति जब कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो पहला तो क्या हो गया कि राष्ट्रपति के द्वारा की गई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और दूसरा उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक यदि अध्यादेश जारी करता है तो उस अध्यादेश को भी आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तीसरा उन्होंने प्रावधान रखा कि राष्ट्रपति विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न प्रकार से घोषणा करने का अधिकार रखता है। तो इस प्रकार से 3 प्रावधान शामिल किए गए थे 38वें संशोधन के तहत 1975 में। हालांकि ये संशोधन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसके प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था। सभी के सभी जो प्रावधान थे, तीनों प्रावधान है, तीनों प्रावधानों को ही निरस्त कर दिया गया था। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। तो यहाँ पे 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तब इंदिरा गांधी के खिलाफ जो राजनारायण ने चुनाव लड़ा था, तो इलाहाबाद न्यायालय में उसके खिलाफ पहले से मामला लंबित था, और उन्होंने एक संसद में एक संशोधन करवाया, और वो संशोधन था 39 नंबर का। उसमें व्यवस्था करवाई कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, न्यायालय उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता इस प्रकार के मामले को, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? उन्होंने कहा कि संसद के द्वारा एक अथॉरिटी, एक जो प्राधिकरण है, एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। तो संसद के द्वारा निर्धारित प्राधिकरण होगा, वो ही उसके ऊपर निर्णय लेगा। तो उन्होंने ये व्यवस्था की, और इसके अलावा इसी संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में कुछ विषय भी शामिल किए थे। तो ये जो 38 और 39वां संशोधन है ये भी इंपॉर्टेंट है, और 39वां संशोधन भी फिर 44वें संशोधन के तहत निरस्त कर दिया गया था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख मिलता है। पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख मिलता है। तो पर्यावरण संरक्षण की बात कहाँ कहाँ पे आपको प्रस्तावना में कहीं भी पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख नहीं मिलता है।
मौलिक अधिकारों में कहीं भी पर्यावरण संरक्षण की बात नहीं की गई है। यहाँ पे जो नीति निर्देशक और जो मौलिक कर्तव्य हैं वहाँ पे इसकी बात की गई। आपने आर्टिकल 48A पढ़ा था। 48A में यही था कि राज्य पर्यावरण की सुरक्षा करेगा तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा। इसी प्रकार जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य में 7वें नंबर का मौलिक कर्तव्य यही है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, वन्य जीव, नदी, झील, इनकी सुरक्षा करेगा, ये नागरिक का कर्तव्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी और डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10 और 10वां क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मौलिक कर्तव्यों के प्रावधानों को लागू करने से संबंधित है। तो दोस्तों अभी अभी अपने बात की थी कि कुछ मौलिक कर्तव्य वैसे तो नॉन इन्फोर्सेबल है, यानी कि न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, गैर न्यायोचित हैं, लेकिन संसद ने कुछ ऐसे कानून बना दिए जिसके कारण अब उनको लागू किया जा सकता है। जैसे कोई भी संविधान की अवमानना करता है या राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसको राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत उसको दंड दिया जा सकता है। इसी प्रकार वन्य जीव, कोई भी वन्य जीवों का शिकार करता है तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उसको दंड दिया जा सकता है। इसी प्रकार कोई वनों की अगर कटाई करता है, बेवजह कटाई करता है, तो उसको भी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उसको भी सजा दी जा सकती है। तो इस प्रकार से मौलिक कर्तव्य में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में अपन ने यहाँ पे चर्चा की है। और इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको 11 के 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भी अच्छे से याद रखने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 11 के 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको याद रखना कोई जटिल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। आप आसानी से उसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। और अभी अपन यहाँ पे 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो किससे जुड़े हैं। हम जानते हैं कि हमारे को यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान में है। तो हम यहाँ पे मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं और संविधान को सर्वोपरि माना गया है। तो पहला जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित ही है। और उसमें कहा गया है कि संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। और आप जानते हैं कि संविधान निर्माण की आवश्यकता कब पड़ी, जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो ये हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको समर्पित है। दूसरा मौलिक कर्तव्य है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका सम्मान करें। तो हमारे यहाँ पे जो फ्रीडम है उससे संबंधित है। तीसरा यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी से संबंधित है। सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी से संबंधित है संप्रभुता और एकता अखंडता से, जिसकी अभी चर्चा की है कि भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा और उसके अलावा उसको अक्षुण्ण बनाए रखने की बात की गई। चौथा मौलिक कर्तव्य है वो नेशनल डिफेंस से संबंधित है। देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसी प्रकार 5वां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो हमें सामाजिक संस्कृति के बारे में बताता है। सॉरी, यहाँ पे जो ब्रदरहुड है, भाईचारे की भावना है, उसका विकास करता है। तो राष्ट्र की सुरक्षा हम तभी कर पाएंगे तब हम एक रहेंगे। और एक कैसे रह सकते हैं कि भारत के सभी लोगों में समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित जो भेदभाव है उनसे परे हो। इसके अलावा इसी में लेडी एम्पावरमेंट की बात भी की गई है। लेडी एम्पावरमेंट की बात भी की गई है कि ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं के विरुद्ध हों उनका त्याग करें। इसी प्रकार हमारा जो 6 नंबर का मौलिक कर्तव्य है वो हमारी सामाजिक संस्कृति के बारे में बताया गया है। हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, उसके बारे में बताया गया है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें तथा उसका परिरक्षण करें। 7वां मौलिक कर्तव्य है वो हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत नदी, झील, वन्य जीवों की सुरक्षा करें। 8वां मौलिक कर्तव्य हमें कुछ ऐसे आइडियल वर्ड देता है जैसे मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। 9वें नंबर का मौलिक कर्तव्य हिंसा से दूर रहें और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। 10वां मौलिक कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि राष्ट्र को एक सम्मान मिल सके। और ये सभी के सभी मौलिक कर्तव्य हम तभी इनको पालन कर सकते हैं जब हमें अच्छी शिक्षा मिलती है। और अच्छी शिक्षा का लिए मौलिक कर्तव्य 11वें नंबर का है
कि माता पिता या अभिभावक या संरक्षक का एक कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो 11 मौलिक कर्तव्य, इनको याद रखना कोई जटिल काम नहीं है। इनके कीवर्ड है, जैसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से संबंधित है, दूसरा स्वतंत्रता से संबंधित है, और तीसरा यहाँ पे संप्रभुता एकता से संबंधित है, चौथा देश की रक्षा, और पांचवा यहाँ पे लेडी एम्पावरमेंट और ब्रदरहुड से संबंधित है, छठा हमारे यहाँ कल्चर से संबंधित है, सातवां पर्यावरण से संबंधित है, आठवां कुछ आदर्श वाक्य हैं, और ये सार्वजनिक संपत्ति के बारे में, और ये व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के बारे में, और ये शिक्षा के बारे में। तो आसानी से आप इनके कीवर्ड से आप इनको याद रख सकते हैं। मैं आपके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका धन्यवाद।